बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी। आज हमारे प्रोग्राम में द ट्रू वीआईपी इज़ हियर, सादान पीरज़ादा साहब, जिनके लिए ये स्टूडियो एक बहुत छोटी सी एक प्लेटफॉर्म होगी और हमारे लिए उनकी शख्सियत एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनसे हम जितना सीखते हैं उनके फेस्टिवल्स के ज़रिए, उनकी परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए, उनकी म्यूज़िक के ज़रिए, उनको हम आज इस स्टूडियो की नशिस्त में तो बयान ना कर सकें, लेकिन आज उनको यहाँ पर ज़हमत देने का मकसद ये है कि हम उनसे उस जर्नी के बारे में समझ सकें, सीख सकें, जो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप पिछले 5 दिहाइयों से लेकर चल रहा है। बहुत से फेस्टिवल्स रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप के अंडर आते हैं। टू नेम अ फ्यू: वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मिस्टिक म्यूजिक फेस्टिवल, फोक पपेट फेस्टिवल, यूथ थिएटर फेस्टिवल, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। एंड नॉट जस्ट दिस, पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती, रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम में आते हैं और फिर वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनाते हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू सर सादान पीरज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। प्लेजर टू हैव यू हेयर। Thank you. मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे कुछ अरसे से मुंसलिक हूँ, सीखता रहता हूँ, लेकिन वो जो एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज आपके पास है उसको फॉर्मलाइज करना मैं आज चाह रहा था, इसलिए आपको ज़हमत दी। बट आई एम श्योर कि ये जो एपिसोड हमारी बनेगी, अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंस्पायर्ड एंड दे विल बी थिंकिंग हाउ टू ब्रिंग दिस लॉस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द मेन स्ट्रीम। So, sir, let's start talking about the Rafi Pir Theatre. Sir Rafi Pir himself, please tell us about him a little bit. Rafi Pir was a person larger than life. Wow. He was a legend, and with having very little time, in a nutshell, Yeah. explain. His father was a barrister. He sent him to study law at the Lincolns in UK, Wow. where he also studied, and his class fellows were Jinnah and Iqbal. And पीर साहब को भी वहाँ भेजा कि जहाँ मैं पढ़ के आऊँ आप भी. Father, he left from there, escaped rather. Okay. From the class fellows like Jinnah and Gandhi. No, Jinnah and Gandhi were His my father's. father's Okay. class Okay. fellows. So our father, Rafi Pir, he left UK and then he went to Germany. Right. And he joined a theatre company. Okay. And Berlin was the golden period of that time. Yeah. And he joined this institution. It was a director, producer, and an actor, Right. Max Reinhardt. Okay. He was Austrian-American director. Right. And my father learned from him. Then he worked in his company for 25 years. And it was the time when he came back, he was ahead of India, I think, many years Wow. ahead of India Wow. as a person. Of course. And then he worked with many people like Ravi Shankar and Balaraj Sahni and Mubarak I see. and Prithvi Raj, Right. and a person traveling at that time in India, J. Grant Anderson, Right. who was doing a series of Shakespeare plays. Okay. And my father helped, he acted, and he developed the Indian National Theatre. Wow. And then obviously Pakistan, the series of Pakistan, he developed the voice of radio. He was he was a great voice. He was a dramatist on radio. Wow. उनकी वॉइस जो थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोग वेट करते थे. क्या बात है. And obviously his writing was a new step in that era. And Pir Sahab, हम उनसे directly हमने तो नहीं सीखा, लेकिन we were very young. But जो inspiration, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ उसमें, क्योंकि हमारे घर में रीडिंग्स हो रही होती थी या इस तरह के उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, डिस्कशन सारे ऑब्वियसली लिटरेचर पे या उस्मान इमरान के कोई प्लेज या सलमान की बात, जो सारे इस फील्ड में थे. वी वर वेरी यंग एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग puppets
and I even have a moment captured in pictures. वो हमने doorway में puppets टांगी, and he narrated the story and we played the puppets. Wow. Wow. We were in, I think, class 3 or class 4. Beautiful. And I think encouragement में ये उस एंगल से, लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट थी वो बहुत बड़ी थी, जो उन्होंने स्ट्रेंथ दी, जो यू कुड फील दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड ही वाज ट्रूली लार्जर देन लाइफ. एंड जो उनकी वॉइस थी एंड लैंग्वेजेस, जो उनका अभूर था उन लैंग्वेजेस के ऊपर, उनकी whether it's Persian, English, German, बल्कि जर्मन में तो वो हेमलेट करते थे. Hamlet in German. Hamlet in German, and he used to perform in this theater where he worked, Right. and learnt everything. And even once in Lahore, the Goethe Institute director, Dr. Roshan Bagh, I still remember his name also, he came to meet him. Wow. And when they spoke in German, he told our brother that this German is not spoken anymore. Wow. Wow. What a comment. What a comment. So he was a classic person. German. And I'm very proud that today I'm running this organization, which is after his name. This was basically his company. The name was Drama Markaz, and he used to run it in Lahore. And फिर उसको हमने we renamed it after he passed away, and then it was called the Rafi Pir Theatre Workshop. So जो Drama Markaz था, the Drama Markaz was all focused on the performing arts and the modern drama? बिल्कुल. Mainly theatre. Yeah. Mainly theatre, and उसमें classes भी थी, उसमें performances भी थी, उसमें then he was training, advising a lot of people, because नया पाकिस्तान भी था, और आर्ट्स काउंसिल्स इस तरह के भी नहीं थे, बहुत छोटे थे. तो अगर ये कहा जाए कि सर रफ़ी पीर ने पाकिस्तान की बनने के बाद पाकिस्तान में आर्ट्स को एस्टैब्लिश करने में की रोल प्ले किया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा. बिल्कुल गलत नहीं होगा. And I think he was the architect. The architect of Pakistan's arts. He was the Urdu drama, speech and theatre की, और उनके obviously contemporaries जो साथ थे of that time. And फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत close थे उनके. Great friend. And जिस तरह ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं, he was his student. ज़िया मोहिउद्दीन साहब was a student of Sir Rafi Pir. And he really respected my father. हमारी पूरी family ज़िया साहब की बहुत इज़्ज़त करती है. And I remember as a child, जब भी ज़िया साहब या कराची से या लंदन से आते थे, तो we used to spend at least 2 hours with my father. क्या बात है. I think that was the time when he caught up on everything that your father had been doing while he was away. Yes. Yeah. Beautiful. Okay. मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर रफ़ी पीर की फैमिली में आप हैं, फैज़ान साहब थे, उस्मान साहब, इमरान साहब, सलमान साहब, all of you are very talented. तो अब उस टैलेंट की मुख्तलिफ शक्लें सामने आई, वो इम्तजाज कैसा था, और वो जो एक डिफरेंस है वो कैसे पैदा हुआ in terms of the performing of that the same expression that you learned from your father? You know, थिएटर तो एक फॉर्म थी जी. और सबके जिस तरह रोल्स, somebody is directing, somebody is writing, somebody is acting, somebody is finding the logistical side of it. Right. क्योंकि कोई चीज़ ने अगर एक थिएटर प्रोडक्शन में बनना है, उसने चलना है, so everybody had a role, and we at a later stage mastered that role. And that role was assigned by Rafi Pir himself, or you took it later? रफ़ी पीर साहब तो पीर साहब ने तो उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो हमें देखते कि उस रोल को कंपनी किस तरह
or wherever it is going. ठीक है. So it was in his vision that it all started when he passed away. जो हमारी journey शुरू हुई. ठीक है. Before he died, he was not well for many years. So, but it was an amazing. He was a great storyteller, and पूरी रात कहानियां चल रही हैं. क्या You बात know, है, relatives आ रहे हैं. क्या बात. So he had that strength, and I've never seen him depressed. And he was a very, person of positive, a very positive person, and a very, very affectionate, and resilience भी बहुत थी उनमें. And he loved everybody and respected. Right. And he was never jealous of कौन क्या कर रहा है या किस तरह होगा. Wonderful. He would laugh and. But जो हमारी journey जब शुरू हुई, all started with a theatre production. We were very young. We were in just high school, and Salman, our brother, came after many years, 25 years. And he launched this company, जिसको उन्होंने रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप का नाम दिया. ड्रामा मरकज़ से वो चेंज हुई, और उसके बाद that time was like Salman was mainly into films, and Usman his career had just started as an actor. He just finished, and partly his education was there. He was doing English literature. उनका चल रहा था MA in English literature. बीच में वो थिएटर कर रहे थे, और he was acting in TV. Okay. So the passionate journey after that production finished. The production was called The Culture, Okay. and Exercise. Right. It was all about the taboos of marriage and jahez and everything, but done in a very interesting way. उसमें सलमान शाहिद भी involved थे. Beginning में सरमद सवाई साहब भी थे. Salman was there, Usman was there, Imran was playing the lead. उसमें और बहुत young लोग थे. And it all started through a workshop. एक workshop conduct हुई थी जो 5-6 महीने वर्कशॉप चली, और फिर उस प्रोडक्शन को अलहम्बरा लाहौर में होती थी. वहाँ पे एक गैलरी थी पहले. अलहम्बरा was very small माल वाला. Okay. It was an old building. Okay. Then this production was thrown out of Alhambra, Okay. and the support was cut. So then Goethe Institute picked it up, Okay. and they supported the production, and then they sent this production to Karachi, and then there was no looking back. So the culture from Lahore had traveled to Karachi. And then me and Faizan stayed back, Okay. and we never came back. Wow. Wow. And we actually started the theatre workshop. All of us, we were involved in different projects, and but हमारा क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि and cultural performing arts की education इधर बिल्कुल faculties नहीं थी कहीं भी. थोड़ा सा टाइम NCA में भी गुजारा, लेकिन वो obviously it was a great institution even then, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था. It was design and architecture and ceramics and print, textile. So performing arts का कोई भी इंस्टीट्यूशन उस दौर में नहीं था? नहीं क्या था. आज के दौर में है? आज के दौर में नाम के हैं, ठीक है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस तरह नहीं है. तो वो जो डर्थ थी इंस्टीट्यूशंस की, जो नई थी इंस्टीट्यूशंस, उसमें फिर रफी पीर थिएटर वर्कशॉप केम इन एज द इंस्टीट्यूट. अब देखिए, it's been 50 years. Yeah. And we saw that there's no work. Lahore was very quiet. It was a beautiful, quiet city. And when we reached Karachi with this production, but we came back and then we went. But there was another buzz
in Karachi which we saw. And maybe we were young and we needed a buzz. Yeah. And I think that buzz took us away. And we were there for 20 years. And we took the name of this company and we started with community events. And उनके different नाम थे. So I'd like to structure this कि रफी पिया थिएटर वर्कशॉप के अंडर मल्टीपल फेस्टिवल्स की एक पूरी लिस्ट है वो जो सालाना डेवलप होते होती हैं। गई. वो फिर आपने कराची से कल्चर के बाद से जो स्टेप लिया फिर वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। जो बिल्कुल उसमें मेनली फॉर 7 odd years द बिगिनिंग हमारी मेरी और फैजान की जो बिगिनिंग थी उसमें अक्रॉस पाकिस्तान भी चीज़ें हुई. मेनली 4 cities में, मेनली कराची में हुई जिनमें फोकस्ड कम्युनिटी इवेंट्स थे. जिसको हम मेला भी कह सकते हैं, जिसको हम कार्निवल भी कह सकते हैं, जिसको हम फन फेयर भी कह सकते हैं. वो एंड में फेस्टिवल्स बन गए क्योंकि भी उसका फ्रेमवर्क हमारे सामने था. उस फ्रेमवर्क पे हमने काम किया हुआ था. बहुत मेहनत उसमें समझने में, उसको अचीव करने में जा चुकी हुई थी. और उसका फ्रेमवर्क यही था कि एक फेयर के अंदर 2-day फेयर होता था वो, और फिर वो ट्रेवल कर जाता था नेक्स्ट सिटी में और फिर अगली सिटी में, यू नो. एंड दिस फेयर वुड हैव थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पपेट थिएटर, म्यूजिक, कॉन्सर्ट एंड में ज़रूर होता था. एंड देन वी हैड क्राफ्ट, लॉट ऑफ क्राफ्ट शॉप्स, एंड ऑब्वियसली फूड फेयर्स में होता ही है. ठीक है. एंड दिस एंड इट वाज नेवर विदाउट द आर्ट्स. आर्ट्स वाज अ मेन फोकस, जिसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, जिसमें पॉप सिंगर्स थे. आलमगीर बहुत दफ़ा हमारे साथ उसने कोलैबोरेट किया हुआ है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बेशुमार मोहम्मद अली शेख की जी जो फेस्टिवल्स में आप लोग परफॉर्मेंस करवाया करते थे उसमें आर्टिस्ट को एक जगह इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा काम है, और उनको ढूंढना उससे पहले. तो उस दौर में तो ये मीडिया नहीं था, तो ये ढूंढना कैसे होता था, आर्टिस्ट को इकट्ठा करना कैसा था? इट वाज ऑब्वियसली अ डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि इस वक्त तो यू कैन जस्ट टर्न अराउंड द वर्ल्ड इन योर स्मॉल cell phone. And we had certain spaces where we would go and meet. एक रेडियो पाकिस्तान था कराची में. ठीक है. एंड उसके इवनिंग में सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स वहाँ आते थे. ओके. एंड टेक्नीशियंस वगैरह मिलते थे. एक उनकी स्पेस थी, वहाँ से सारे टेक्नीशियंस मिल जाते थे. इवन विद लाइटिंग गियर कंपनीज तो थी ही नहीं, एक कंपनी थी, उसी के साथ हमने काम किया. वो हर एक के लिए काम करता था. एंड ही इज बेसिकली वो वेडिंग लाइटिंग वाला था, लेकिन उसने ना स्लोली ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम फ्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड ही स्टार्टेड गेटिंग दोज थिंग्स. इवन साउंड, आई रिमेंबर बड़ी मुश्किल से एक हमें वेंडर मिला था साउंड का. सतार साहब होते थे, अब तो हयात नहीं है. एंड हिज कंपनी वाज कॉल्ड एको साउंड. एंड देयर वाज, क्योंकि हमसे पहले, हमारे जाने से पहले जो कराची का सारा थिएटर था, जो पारसी थिएटर था सारा, वो बैंकरप्सी में ख़त्म हो चुका हुआ था. वो बहुत बड़ी ट्रेडिशन थी उनकी. उसके बाद वो जितनी दूसरी ट्रेडिशंस वहाँ पे चल रही थी, ऑब्वियसली वो एक उसमें से कमर्शियल थिएटर भी स्टार्ट हो चुका हुआ था वहाँ पे. अब हम आते हैं फेस्टिवल्स की तरफ. सो अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स: वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मिस्टिक म्यूजिक, फोक पपेट, यूथ थिएटर, इंटरनेशनल पपेट. अब हम पपेट्री से आगाज करते हैं. पपेट्री चूंकि हम अपने बचपन में डिफरेंट फेस्टिवल्स पे जाया करते थे, देखा करते थे, पपेट से इंटरैक्ट किया करते थे, और वो एक टाइम आउट होता था हमारे बचपन में, और एक आसान लर्निंग होती थी, सिंपलिस्टिक लर्निंग थी, कैजुअल लर्निंग थी.
आज के दौर में हमारे बच्चों के पास वो कैजुअल लर्निंग है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, विच इज थ्रू द मीडिया, थ्रू द टेलीफोन, थ्रू द इंटरनेट स्क्रीन्स। उन दोनों में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ, जाहिर है अगर एक ऑडियंस के तौर पे बात करूं तो मुझे लगता है कि जो एक स्टेज पे जाकर या थिएटर पे जाकर किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सपीरियंस करना है वर्सेस मोबाइल पे, उन दोनों की रिटेंशन में बहुत फर्क है, उन दोनों की अपलॉड में बहुत फर्क है। और रिटेंशन क्राउड के लिए है, अपलॉज जो है वो परफॉर्मर के लिए है। उन दोनों में बहुत फर्क आ गया है। हाउ डू यू लुक एट दैट? You know, it's very important कि like we visit a lot of schools. We had first two puppet theaters in Karachi. उससे पहले there was no concept कि what is a puppet theater, you know. And I remember when I took this proposal to Unilever, and there was a very good friend now. I still am in contact with this great person. His name was Irfan Mustafa. Okay. Irfan Mustafa sahab ne, he was the brand manager then. So I gave him this proposal that I'm building this puppet theater, and it's going to be in this space. This is Alliance Francaise. They've given me, the embassy has gifted me for 2 years this space without rent, and they're giving me electricity. And I want to launch this puppet theater which will operate every day. So I remember one thing, that he got up and he closed the door. And then he came back and he sat. And it was the Signal Puppet Theater. I was talking to the brand manager of personal care, you know, all. Okay. He said, are you serious? Can you handle this? I said, yes, this is what I do. Yeah. So it was like very easy to sell it to a person who was culturally gifted, intellectually aware थे वो, इरफान मुस्तफा साहब। अगर कोई और ब्रांड मैनेजर होता कहता पता नहीं है क्या, 2 साल किया, पहले 3 हफ्ते का तो करके दिखा। But that theater came up in Karachi, and कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चों का एक पपेट थिएटर होगा। वहाँ पर स्कूल्स आने शुरू हुए। Schools started inviting the puppet theater into their own premises also, all over Karachi. उसके बाद tours शुरू हुए, and we could feel के difference of enjoyment of kids, कि थिएटर में एक different feeling थी उनकी, क्योंकि वो एक कम्युनिटी में बैठे हुए थे, different parents थे, different बच्चे जिनको वो जानते नहीं थे, और फिर वो puppets बाहर आती थी, physically puppeteers लेके आते थे, and they would hug them, and some would be very scared, some would be taking pictures. And then in the school, puppet theaters used to be, performances used to be like concerts. क्योंकि one small thing and you know. So I think it's very important for children to learn through medium of arts. Firstly, Yeah. and medium of arts is very important. Bishop of उसको step wise लेके जाएं, and we've done a lot of work. We have created a lot of songs. Today we have almost 300 songs done specially for children. Wow. And अभी recently हम performances कर रहे थे बच्चों की, जो हम 50 districts में 3 साल से हम काम कर रहे हैं of Punjab. Wow. And what we do is just go and educate them through entertainment, but we are putting an exercise in their mind that early marriage, family planning का वो project है। Okay. लेकिन उसमें puppets भी हैं, उसमें 2 actors भी हैं, उसमें वो बच्चे भी हैं, उसमें वो message भी है, उसमें वो community भी है, सारी teachers भी आए हुए हैं, and I think वो एक बड़ी important चीज़ है to be part of it, and
when it comes to getting involved with puppets, फिर हमने वर्कशॉप शुरू की, फिर हमने इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल लाहौर में, फर्स्ट फेस्टिवल वाज इन 92 was जब हमारा इंटरनेशनल वर्क शुरू हुआ था. Language is not a barrier. I think it's your mind and the visual going in front of you performing in different any song, Punjabi ho, bhangra ho, yeah, it's a song from gypsy music or anything. I think it's a visual and uski presence, uski feeling बहुत important है. You're right there. You can and after the show. You see that how it was running also because the puppeteer brings it out. And even in my memory, I don't remember going to many puppet theaters, but I remember one puppet theater my brother took me, Salman. Me and Fazan, we went to this open air theater in Baghe Chena. तो एक memory वो है मेरी. And वो चेक रिपब्लिक से वो पपेट थिएटर आया हुआ था. And I remember that song Under the Mango Tree. Okay. You know? Yeah. वो उन्होंने obviously they were using that song. Right. And the puppet theater was there and there was a tragedy with that puppet group. वो PIA का crash हो गया था. They died when they were airborne or whatever. The second puppet theater जो थोड़ा सा मुझे पूरा नहीं याद, वो माल अलहमरा में Mrs. Faz and Salima and Muniza, they used to, Auntie Faz used to do some things, you know. She had a puppet theater and उसमें Anna Molkar भी, she would make puppets. And so this theater I have a vague memory being there. And एक हमारे घर में कोई every 2 months या 3 months में एक folk puppeteer आया करता. अच्छा. You know, it used to be a morning visit. Right. तो वो आके puppet दे छोड़ के चला जाता था. And he would add this whistle and he would then come in the evening. Okay. And it used to be जो भी 3-4 दफा मैंने देखा, it used to be the whole family watching it. Wow. वो एक्सपीरियंस जो था वो होल फैमिली का था. इट वाज नॉट के बच्चे जाके देख लें. सो वो रिचुअल्स खत्म हो गए, वो कल्चरल एस्पेक्ट जो है. एंड स्कूल्स के अंदर भी आई वाज इन सेंट एंथनीज ऑल माय टेन्योर इन स्कूल. आई नेवर सॉ एनीथिंग अबाउट आर्ट्स. इट वाज अ ग्रेट स्कूल. आई हैव नथिंग अगेंस्ट द स्कूल, बट स्पोर्ट्स थी एंड वो पीटी थी, फुटबॉल का मैच हो गया, हॉकी का मैच हो गया, बट नो आर्ट्स. मेरा ख्याल है कि ये जो दौर था ये शायद वो दौर था जब हमारे यहाँ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग जो एक तबके की थी उसको इम्पोज किया जा रहा था और शायद आर्ट्स को निकाला जा रहा था. बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वांटेड टू आस्क, सेसमी स्ट्रीट हम बचपन में देखा करते थे. सेसमी स्ट्रीट हम सुबह स्कूल जाने से पहले देखते थे, वापस आकर देखते थे. उसके बाद हमने पिछले 1 दिहाई पहले हमने सेसमी स्ट्रीट पाकिस्तान देखा जो आपके ग्रुप ने परफॉर्म किया और उसकी मेरे ख्याल 3 सीजन्स तकरीबन बने. सेसमी स्ट्रीट जो हम अंग्रेजी में देखते थे और सेसमी स्ट्रीट जो हमने उर्दू में देखा, उसका जर्नी का थोड़ा बताइए. You know, Sesame Street did an exercise before this. Okay. What they did was they brought their puppet theater and they dubbed it. एक पहले प्रोजेक्ट था, वो हुआ. एक साहब थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, अमेरिका में. उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में डब करवाया पूरा. एंड इट डिड वर्क क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं थे यहाँ के, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं थी, वो सेट्स उस तरह के नहीं लग रहे थे. तो वो चल तो गया लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं था. एंड ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, जो हमने जिसमें उसको डेवलप किया,
ये तो एक रिसर्च वर्क था पहले, एक पूरा साल हमने रिसर्च किया जब हम भी उस ट्रेड में तकरीबन 35 इयर्स आ चुके हुए थे। 35 इयर्स के बाद आपने रिसर्च शुरू की कि ये कैसे करना है? ये किस तरह करना है, और ये उस रिसर्च में ये तब तक हम तकरीबन 85 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स कर चुके हुए थे, जिसमें हम थिएटर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा पाकिस्तान ला चुके हुए थे। We brought 16,000 artists from all over the world in these disciplines. And उसकी puppetry में ही पता नहीं कितने forms, over 100 forms we brought to Pakistan. तो हमें भी रिसर्च करनी पड़ी थी कि ये अब बनना। फिर हमने उनको गाइड भी किया। हमारी पूरी कंटेंट की टीम थी, which was headed by Imran and Usman and my sister and many others. We had a group, and उसको सारे को देखना कि ये इन कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होंगे। So you picked some characters. ऑडियंस के लिए बताता चलो कि सेसमी स्ट्रीट जो प्रोग्राम हम देखते रहे हैं अपने बचपन में, उसकी एक लोकल डबिंग जिस तरह सादान साहब बता रहे हुई, लेकिन लोकल डबिंग करना वर्सेस लोकली कंटेंट क्रिएट करना दो डिफरेंट चीजें। सो व्हेन द लोकल डबिंग डिड नॉट वर्क, द रफीक थिएटर वर्कशॉप एंड सादान साहब टीम वाज ब्रॉट इन टू क्रिएट अ लोकलाइज्ड सेसमी स्ट्रीट। तो हम उसके बारे में बात करें जी। सो वो जो कल्चरली हमने लिंक किया पपेट्स को, उसकी क्या स्टोरी थी? बिकॉज आई रिमेंबर आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप किए। उसमें सबसे पहले उनको हमने आइडेंटिफाई करवाया कि ये कैरेक्टर्स होंगे, जिस तरह they were also telling us कि bring these, fuse these characters, जिसमें हमने मिस पिगी को नहीं आने दिया, राइट, उसको ठीक है, हमारी कल्चरल लिंक नहीं बन रहा था, वो काफी उन्होंने उसमें। तो एल्मो, we started with एल्मो। Okay, Elmo was the number one character. और एक पपेट हमने उनको बनाने दी, which was पेली, the donkey कैरेक्टर हमने डेवलप किया था। हमने कहा बना आप ले, ठीक है, एल्मो भी आप बना के भेज दें। And this was क्योंकि Sesame Street का जो मॉडल है, they work all over the world in different countries. अफगानिस्तान में भी है, as far as that. Yeah. So we were the first country where puppets were made in Pakistan. Brilliant. They never let anybody develop the puppets. Content is another thing. जिसको वो रूल करते थे, हमने कंटेंट भी हमने क्रिएट किया। सारी वर्कशॉप्स इधर हुई, उनकी वर्कशॉप्स अमेरिका में होती थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है। So this was the whole thing that we packaged it, and जिसमें two of my daughters were involved, Alina and Yamina. Usman, my older brother, he was directing the show as a director, and Imran, who was writing, and he was playing a role also, and he trained 2 voices also, and Fazan was playing a role of all the project needed a lot of placing, and he was heading the project, and I was the producer. Under me were the sets and everything, and the puppets were made by my wife. Okay. And then the whole team, we were 200 people. Wow. 200 people doing different things, and all 4 brothers were handling their own best of their field work. You know what I would say. So this group of 200 people brought in 3 seasons. We brought actually 1 season. Okay. First, it was the whole project was for 4 seasons, okay. And we did the first season. We were in middle of the second season when we broke up. Okay. You know. Okay. That's another discussion which I might talk. So I think learning was very big, and मुझे आज तक याद है उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, मिस
Cole, Cheryl Cole. She came and when she entered her studio, the poor studio I designed. Wow. And she was shocked. And she said that, God, in the first season you've achieved this. And what are you going to do in the 18th season? Wow. And there was a conference, I was in a video conference. There were 6 countries talking. We were in the conference also, and the Germans said that we had all seen each other's work. Right. So we were in the first season, Germans were in the 18th season. Wow. And these Germans said that what this company has done in the first season, we have maybe not reached, Wow. you know, in our क्या बात 18th season. क्या बात है. So that was a compliment. And as I think उसमें यहाँ पे talent हमारे पास, they were 40 years old. It's a 40 years old company. Sesame, we were then 35 years old company. So it was, and then we, हमारी puppet division बहुत बड़ी थी. We had a museum. We were hosting a festival. We had a puppet making section. Yeah. And today that is all there, you know. And I think state should also, you know, क्योंकि यहाँ पे जो puppet का या बच्चों का जो segment है ना, जो मीडिया में digital is another thing, वो तो independent होती है. लेकिन जो channels में हम देखते हैं, जो हमारे big mainstream, उसमें obviously everything, if it doesn't have a sponsorship, it doesn't go. So it's D class. Kids activity is D class. Whereas I think it should be, because kids make everything for the family, and the family is focusing the kids. Yeah. You know? I want to come to the role of the government. क्योंकि आपने बताया कि 1.5 season के बाद you had a breakup with the sponsor, I would say. Or you had a breakup with the sponsor on this Sesame Street Pakistan? No, we were in Sesame Street. We were working with the USAID. Okay, the USAID was working as a sponsor. USAID was funding the project. It was funding. Okay. So you had a breakup with the funding institution. Where was the government of Pakistan at that time? Because this project was being done for the Pakistani children, Pakistani community. It was done for Pakistani children, and then it was shown on only PTV. Yeah. PTV developed a 2-hour show out of this, because around it they developed a children's hour. The show was very strong. Absolutely. And we ran 3 seasons on, 3 times, 3 runs, Sesame Street Pakistan. Sim Hamara we call it. Sim Hamara. Sim Hamara ran 3 years on PTV. And I think उसको कंटिन्यू गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए था. मेरा सवाल सर ये कि जब USAID के साथ रफी पीर थिएटर वर्कशॉप, जो कि एक पाकिस्तानी इदारा है, जो कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, जब एक डोनर के साथ या उनके स्पॉन्सर के साथ मामलात खराब हुए, तो गवर्नमेंट का क्या रोल था? एक आम आदमी को ये समझ आती है बीइंग पाकिस्तानी कि दिस इज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट विल कम इन, प्ले अ रोल, कूल थिंग्स डाउन एंड मेक श्योर द शो मस्ट गो ऑन. What was the role of our government at that time? Our government's role was कि इनको पकड़े. Horrendous. They took us to NAB, and our government's role was to pursue what the USAID was saying. कि इनको पकड़े. The whole problem is when you very big, when people are scared of you, then you get into problems. ये सारा इसको पॉलिटिकल अफेयर बना के हम तो कहीं नहीं भागे, हम तो इधर ही हैं. The government should have first protected the family. Hello, 1 minute. What's the problem? Yeah. You know, not bring in a media trial sort of. एक media trial शुरू कर रहे हैं एक basic agreement के ऊपर. You know, how can? But that's another thing. But it's a good question you asked. What was the role of the government? The role of the government was the same as USA. क्योंकि वो politically हमें damage कर रहे थे, तो हमारी government ने भी उनका साथ दिया.
कि चले जी पकड़े इनको। और उस वक्त जो हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी थी या इस तरह की बड़ी इंस्टीट्यूशन जिस तरह जी, जी। वर्कशॉप है, उनका क्या रोल था? उनका भी रोल चंद लोगों का लिविंग, तो वो तो आप देखते हैं ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो वी एंजॉय। बल्कि भी रिसेंटली एक दो चीजें हुई हैं ऐसी, मुझे भी बहुत कॉल्स हैं, आई सेड आई डोंट गेट इन्वॉल्वड इन सच थिंग्स, यू नो, आई डोंट वांट टू मेक माय कमेंट ऑन दिस गाय, ओके, यू नो, इट्स हिज पर्सनल लाइफ। तो क्या इससे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में या थिएटर्स की इंडस्ट्री हो, वो इकट्ठे नहीं है, अभी भी नहीं है? देखिए, और इकट्ठे होने का पता तब लगता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि जब किसी पे मुश्किल वक्त आता है, जिस तरह की रफीक थिएटर वर्कशॉप पे आया, तो उस वक्त आपने कहा गवर्नमेंट तो अलग होगी, चलो पता लग गया कि गवर्नमेंट के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो बाकी इंडस्ट्री किधर थी? तो क्या उसके बारे में भी यही जाना जाए? आई थिंक हमारी इंडस्ट्री तो है ही नहीं। ओके, देयर इज नो इंडस्ट्री। फिशरी की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, कल्चरल इंडस्ट्री नहीं है। We don't even have a policy in place. Pakistan does not have a cultural policy, you were saying? No, there are many policies hanging around in different corridors, but एक को in place कर दें 75 साल में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी नहीं है। We don't have a cultural policy. So ये हमारी अपनी पॉलिसी है, रफी पीर की पॉलिसी है, फैज घर की अपनी पॉलिसी है, हम तहरीके निस्वा की अपनी पॉलिसी है, जोकर थिएटर की अपनी पॉलिसी, हम सारे बेचारे अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं, अपनी मेक आवर ओन पॉलिसीज टू रन दिस होल थिंग। और जाहिर है जब डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज होंगे फिर तो क्लैश भी होंगे, और फिर अब जब एक कोई किसी को मुश्किल में पाएंगे तो शायद साथ भी ना दें, तो ये तो अगेन कमिंग बैक तो यू नो, जिस तरह यूनियंस होती हैं, एक आई डू लॉट ऑफ इंटरनेशनल वर्क, ओके, एंड एक मेरा अपना ही शो था साउथ बैंक सेंटर के अंदर, एंड it was the showcase of Mystic Music Sufi Festival, and Abda Parveen was performing. Okay. It was our company's show. right, So I asked the hall from Pakistan management, I said, I want the front of the house, this company comes and puts the sound. right, They said, is he registered with the union? okay, So मैंने उनसे चेक किया, उन्होंने मुझे कोई नंबर भेजा, उन्होंने कहा ये तो इस ब्रेडफोर्ड में रजिस्टर्ड है, इधर तो ये आ ही नहीं सकता। okay, So इधर हम, वो एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एंटरप्रेन्योर्स कितने हमारे जाया हो गए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के एंटरप्रेन्योर्स जाया हो रहे हैं। तो क्योंकि आपकी पॉलिसीज नहीं है, आपकी फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट इज नेवर फंडेड। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमें कभी फंडिंग नहीं मिली, और जो जब फंडिंग मिलती है वो पॉलिटिकल हो जाती है कि वो आप उनके लिए क्या करते थे। तो पिछले 5 दिहाइयों से रफी थिएटर वर्कशॉप सस्टेन कैसे कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत डिफरेंट है, स्पेशली लाइक टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ दिस कंपनी। वी हैव even now today I have about 30 employees in the Raffi Theatre Workshop, museum है, lighting, sound division। उससे पहले कभी 200 होते हैं, बट कभी 300 होते हैं, कभी 500 होते हैं। इवेंट्स से वो बढ़ जाते हैं। मेन स्ट्रीम 35 लोगों को हम सैलरीज देते हैं। We have a cultural center. We don't operate from a drawing room. So our model is different. We house a staff, we house challenges, we house, we have an approach कि हमने ये 3 festivals करने हैं या 6 festivals करने हैं, and we take risks. We have taken risks. We have learned from those risks. We've been, we've lost a lot of financially in big projects, even festivals. It took us 15 years to start making this, you know, sustainable side of the festival to build the festival. And इसमें जब पॉलिसीज आती हैं, फिर पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं कि किस तरह करना है। जिस तरह एक मैंने चीज लर्न की कि जो हमारी, जिस तरह हमारी आर्ट्स काउंसिल्स हैं,
गवर्नमेंट की सारी पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, अलहमरा है, कराची आर्ट्स काउंसिल है, PNCA है, फोक हेरिटेज है, तो और फिर पंजाब में भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल के काफ़ी जगह हैं. I think they have to start funding specialists. They're basically entrepreneurs themselves. Okay. खुद एंटरप्रेन्योर नहीं होना चाहिए. एंड उसमें हो क्या रहा है कि उसमें why I'm saying this for one reason कि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो गवर्नमेंट फंडिंग में वो तकरीबन सारा कुछ फ्री होता है. ठीक है. आप गए शो पे, आप फ्री अंदर चले गए, उससे वो ट्रेड बड़ी डैमेज हुई. तो जो मैं बात बताना चाह रहा था कि एक इवेंट पे मैंने मैनचेस्टर में Abida and Nahid Siddiqui were performing in one show. It was curated by me and Alina, my daughter. I asked 5 tickets. She said, "We can't give you 5 tickets. ये एक टिकट तुम्हारे लिए और एक अलीना के लिए बस." नाहिद सिद्दीकी को भी हमने एक दिए, आबिदा ने 3 खरीदी हैं, 2 हमने उसको टिकट. So ticket gate money is a very big chunk of even the international funding houses. Everything is not for free. हाँ, वहाँ old age के लिए certain seats होती हैं, certain cultural bodies के लिए, लेकिन वो सारा उनकी bracket होती है, वो भी पैसों की होती है, बजटेड होती है सारी. बिल्कुल. So the big festivals there who are funded by the mayor have to sell tickets. Tickets is one. उनको पूरी फंडिंग ही इसी तरह मिलती है. या स्ट्रीट शोज चंद होते हैं, जो स्ट्रीट फेस्टिवल्स होते हैं वो फ्री होते हैं. आउटरीच फेस्टिवल्स हो. बिल्कुल. लेकिन क्या आपने यही मॉडल रेप्लिकेट नहीं किया? जब आपने फेस्टिवल्स किए तो आपने भी शायद गेट मनी बहुत लिमिटेड रखी या बहुत ही माइनर सी रखी? हमने माइनर रखी. आई थिंक 50 रुपए 15 रुपए की टिकट होती थी. तो जो आप बात कर रहे हैं कि गेट मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने भी जो फेस्टिवल्स क्रिएट किए तो आपने भी गेट मनी को प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो नहीं बनाया? देखिए, वो डिसिप्लिन क्रिएट करना टू बाय अ टिकट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम एक बड़ा शो भी रखते थे हमारे फेस्टिवल्स में. एक डांस वुड बी मोर एक्सपेंसिव, पपेट्स वुड बी लेस एक्सपेंसिव, सर्टेन थिएटर्स पर किसी की 300 की है टिकट, किसी की 50 रुपीज की है. म्यूजिक नाइट्स में कोई 2 नाइट्स ऐसी होंगी जिसमें 3000 रुपीज की भी है, 1500 की भी है. बट देयर वाज नथिंग फॉर फ्री. व्हाट आई एम सेइंग, जो उसका स्केच है, इफ एवरीथिंग इज फॉर फ्री, आप लैंड कर गए एंड यू वाचिंग एवरीथिंग फ्री, देन इट्स अ फ्री फॉर ऑल. दैट आई, बिकॉज हमारी पाकिस्तान में फंडिंग ही नहीं है. सो जो रिसोर्सेज हमने कलेक्ट करनी है उसको हम फ्री दे रहे हैं. और वो सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं बनेगा कभी भी. वो है ही नहीं, सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह हमारे फेस्टिवल्स हैं, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स था या मिस्टिक म्यूजिक सूफी फेस्टिवल है. वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स तो अब यू कैन इमेजिन कि अगर उसमें 450 people are flying in from somewhere and living here for 11 days, some are living for 7 days. That means hotels, उनके सारे technicals, तकरीबन 11 halls चल रहे होते थे. जो कैंप्स, पूरे हमारे कैंप्स जो, that's a mega budget project. तो वो obviously एक टाइम था जब multinationals were spending. वो mainly funded थे because of the sponsorship model and the safety बहुत थी. उसके बाद यहाँ पे टेररिज्म इतना था कि वो कंप्लायंस से ही आउट हो गया सारा कुछ. वी वर अटैक्ड. तो ये जो मल्टीनेशनल्स का रोल है फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, पीपल हु आर वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बजटिंग और फंड्स का होना बहुत लाजमी है. सो एक तरह से जिस तरह हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि डर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, डर्थ ऑफ फेस्टिवल्स है, बट समझ ये आ रही है कि उसकी फंडिंग नहीं है. So people who are looking for opportunities to showcase their products, to showcase their brands, these are the venues that we need to focus on, that we need to reconsider. So I'm going to continue talking about that. Corporates का यहाँ क्या रोल है सर? आपको मैंने बहुत एक्टिव देखा. You're
going from corporate to corporate, and you're trying to convince people that this is the venue to spend your buck, because this develops your generation next. हमारे यहाँ पाकिस्तान में, चाहे वो भले लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, या कोई आउटरीच आपका प्रोग्राम हो, कॉर्पोरेट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया है इस इंस्टीट्यूशन को, इस प्लेटफॉर्म को? पहले कैसा किया, और आज के दौर में जब डिजिटल बहुत एक्टिव हो गया है, तो आज के दौर में कॉर्पोरेट्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? You know, when we started, मैं एक बिगनिंग जी की चंद चीजें अगर बताऊं, it was very difficult, क्योंकि naturally उनकी कोई responsibility तो नहीं है. If the product is not relating to you, or if they're not getting that ROI or whatever, they would not sponsor you. And जब हमने शुरू किया था, it was very difficult. I remember there was Pakistan Beverages in Karachi, Pakola. Yeah. They make It still is, yeah. Still is very big, and then that brand is more big. Yeah, it's a Pakistani. People own it. And then they had the franchise of Pepsi. Yeah. But Arif Habib and Yasin Saab वहाँ पे, they always supported Rafi Pir Theatre Workshop. तो हम जब अंदर जाते थे, उनके में क्या लाए हो फिर सर, ये ना दिखाओ ना, ये तो साइन कर दिया. क्या बात है. सो एक ऐसी अप्रोच भी थी, और एक उस अप्रोच ने लोकल ब्रांड्स की 2-3 जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज गई है, जो वो इवेंट्स जब हुए, वो दूसरे ब्रांड्स ने देखा, देन उसकी एक शिफ्ट डेवलप हुई, बट दे नेवर लेफ्ट आवर हैंड. क्या बात है. अच्छा, वो फिर ऑब्वियसली सारे ब्रांड्स के लिए काम किया. यूनिलीवर में भी हमने, रैकेट में भी बहुत काम किया, नेस्ले का बहुत काम किया, नेस्ले ने भी बहुत काम किया, बट सब रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड फेस्टिविटी, I think that was the good time. I don't blame them to shift, because it's not their responsibility, it's the government's responsibility. They were playing the role of a government. अब वो obviously digital is there, so उसकी mileage, उसके ROI is different है. जो आपकी ground activity is different. वो सबसे पहले उसको कनेक्ट करेंगे कि उस एक्टिविटी की स्पेंडिंग कहाँ गई, वो इतनी सी है. बट दैट्स सैड. उसके अंदर हमें जैसा जो इस पीरियड में हमने उन चीज़ों को फेस किया है, उन चीज़ों को हमने, टेररिज्म की वजह से लॉसेस में गई हैं चीज़ें. हमने कोविड की वजह से, कोविड अभी तक नहीं हम पे ऑफ कर सके परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री, क्योंकि और जो टेररिज्म था, दैट डिस्ट्रॉयड whatever ecosystem was built. Whatever was built was वो नेगेटिविटी में चला गया. क्लाइंट्स आते थे, वो बम फट गए थे. तो even the groups won't come. Thank touch wood, बड़ी मुश्किल से ये चीजें वापस आई हैं. There's some very good festivals of literature taking place, and I think as of की चीजें चल रही हैं, and we should जो बड़े festivals हैं, they're like जो World Performing Arts Sets, like वो financially बहुत बड़े हैं, उनके models different है. उनके 1 month before we would reach a festival site. Right. 1 month before. Right. 30 days उसका सिर्फ planning and structures. It used to take 10 days to come back from the festival site. Okay. Hundreds of trucks would go. All the equipment the company had. Camps, you name it, lighting gear, seating, whatever. ठीक है. एक वो asset सारा, I think asset is also an entrepreneur. Yeah. His brain, his ideas, his whatever. Yeah. And that should have been encashed. कि बड़े ventures जो हैं, जो specialized ventures हैं, जो बड़े
मेगा फेस्टिवल्स जो ले करने होते हैं, जिसमें 3 months तो फिजिकली आप अपने ऑफिस में सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं, वो फेस्टिवल्स इतने बड़े थे। वी आर कम्युनिकेटिंग टू 30-40 कंट्रीज। ये बताइएगा कि फेस्टिवल्स की हमने बात की, आर्टिस्ट मैनेजमेंट फॉर द ऑडियंस, रफी पी थिएटर वर्कशॉप का जो आर्टिस्ट फ्रंट है, बहुत से आज के बड़े नाम जो आज के बड़े स्टार्स हैं, फैजान साहब, सादान साहब, उस्मान साहब, उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा रोल है उन आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और बहुत से वो नाम जो कि आज हमें नहीं हैं, उनकी भी कहानी हम सादान साहब से सुनते हैं। आर्टिस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में तो डिजिटल ने ले लिया है, लेकिन जिस दौर से आप काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सेस ही नहीं होती, उनको दुनिया फिराना, उनको दुनिया के सामने शोकेस करना, अपना कल्चरल फोक परफॉर्म करवाना, वो सफर कैसा था और उसकी क्या चैलेंजेस थे? I think that came in like a glove because we were working with all the artists and उनका relationship build होता गया, and then every festival there was a research for new ideas and new people and new sounds and new voices, and उस research में उन फाइंडिंग में काफी लोगों ने हमें भी अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि फेस्टिवल का नाम ही इतना बड़ा था। पीपल वुड इवन ड्रिंक फ्रॉम अब्रॉड, पीपल वुड ड्रिंक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ईरान के, और पाकिस्तान में लोग हमें वॉलंटियर्स के लिए रिंग करते थे, कराची से, कैन वी वर्क इन विथ यू गाइस। सो वो सारी लर्निंग थी, फाइंडिंग पीपल, टीचिंग पीपल, यूथ, यंग पीपल, एंड कई एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक कल रात का और एक म्यूजिशियन का। कल रात का मैं आई वाज जस्ट लीविंग माय कल्चरल सेंटर एंड एक सिंगर है तहसीन सकीना, एंड शी केम फ्रॉम गुजरावाला सॉरी, एंड देन शी अप्रोच्ड अस एंड शी हैड अ वेरी गुड वॉइस, एंड the best thing was the husband was supporting her, जो उसको फैमिली में शायद ना कोई सपोर्ट करता, तो उन्होंने हमारे हाउस बैंड को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। We have 7-8 house bands for our cultural center and the cafes. Yeah. And last night she used to come in on Uber or a transport which is hired. Yeah. Last night she came when I was leaving, and she was quietly standing in a corner. I brought her. She sang also for the people, and I gave her an example that she used to be on this stage, and now she's charging 500,000 rupees. And she took me out and she said, "This is the car I bought." Beautiful. And it was SUV, black color. Beautiful. She said, "Just can you come with us?" Me and my wife, they took us for a ride, and on the same road where we are, there was a beautiful colony, and she said, "This is my house," and she opened the house, and then my best dish that I liked was cooked. Wow, you've been treated well last night. I don't eat much at night, but I couldn't resist. But it was such a beautiful feeling to see somebody that successful in 4 years or 5 years, and she had a house, she had a car, she had lovely 2 kids, a great husband. And then I talk about one guy, Sai Zahoor. What a name he was. So I met him in the festival. Okay. One day, me and my wife, we were coming out of her office, very crowded place, and near the front wall, near the cooler, one guy was standing, and this was all decorated with chains and rings and everything, and he just did that. And we stopped, and that night I told him to sing in the food camp. We had a food camp at the back, where artists would sing. And that festival, he desperately wanted to sing in the festival, but that year he could not sing.
हमारा criteria was all planned and everything, but he sang in the food camp for 7 days. And the next festival he sang in the main arena. But look at his journey. That I'll give you one small example. My last trip with him was a tour of UK, 9 cities, and a festival, one festival in UK and one festival in Czech Republic. Wow. And I paid him about close to 30,000 pounds. Wow. This was the same guy who came in. You did not have a Yeah. place for him to sing, Yeah. and now he was doing a world Europe round festival. Yes. So I think it's not about singing कि हमने उसको कुछ गाना सिखा दिया. आपने मौके को उसको फराहम एक कर वे एक रास्ता एक ऑर्गेनाइजेशन यही कर सकती है, रास्ता दिखाती है, बाहर लेके जाती है. जैसे हमने we were asked by the Norwegian government, they had a proposal that there are 50,000 Pakistanis living in Norway and they don't have an identity. And लोगों को नहीं पता ये कल्चरली कहाँ से आते हैं, इनका कल्चर भी है कि नहीं. सो बड़ी मीटिंग्स हुई हमारे ऑफिस में. एंड इवेंचुअली Usman and Faizan they went to Norway and वहाँ पे भी एक लॉन्च हुई, फॉर्मल लॉन्च कि ये फेस्टिवल होगा. Faizan was heading that project from Rafi Pir. And I think कि उसकी सारा डेकोर उनकी टीम ने इधर हर साल उस फेस्टिवल के शुरू होने से 2 साल पहले उनकी 15-20 लोगों की टीम आके हमारे फेस्टिवल में काम करती थी, रॉयल परफॉर्मिंग आर्ट्स में. Just to get hands-on experience of how Just to get on to what it is, you know. And I think कि पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जो उस फेस्टिवल में नहीं हम लेके गए. और ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने फेस्टिवल करवाया है अपने नाज़रीन के लिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी नॉर्वे में रह रही है और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट समझती है कि उनकी आइडेंटिटी लोगों को नहीं पता. वो फेस्टिवल करवा रहे हैं, पाकिस्तान से इतना बड़ा फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं फॉर देयर आइडेंटिटी टू बी कम्युनिकेटेड टू पीपल. एंड टुडे दैट फेस्टिवल हैज बिकम मोर मॉडर्न. उसकी और अफ्रीकन्स भी आ गए उसमें, स्कैंडिनेवियंस तो थे ही क्योंकि they would fuse and a lot of fusions were done, like Sher Mian Daad ka main बताता हूँ, he performed I think he was performing a tour in Norway. Okay. Which was with an electronic band. Okay. You know, one single Kawal singing with an electronic band. Okay. And then the same guy was singing with a Philharmonic orchestra. Wow. Philharmonic orchestra. Wow. तो ये हमने एक्सपेरिमेंट्स करवाए उन आर्टिस्टों के साथ. हर एक के साथ पाकिस्तान में हमने सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बाहर के आर्टिस्ट के साथ हमने मिलवाया और पब्लिक को दिखाया. लाइक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी. चीजें तो है बहुत है, टाइम बहुत थोड़ा. एक एग्जांपल है कि रोमानिया से एक ब्रास बैंड जो जब मैंने आई रियली लाइक दैट बैंड, फैनफेयर चेकोरोलिया, द सिंगिंग बर्ड, एंड पूरा कंप्लीट ब्रास बैंड था, लॉट ऑफ एनर्जी, यू नो. I got in touch with them. My wife is Romanian. मैंने कहा चलो इनको बुलाती, they should come and see Pakistan. But the band was very expensive. They were charging around 15,000 euros or dollars. मैंने कहा कोई और cheaper version कोई बताओ. जैसे हमारे बच्चों का एक बैंड है वो बुलवा रहे हैं, उसमें हम 2 मेन होंगे, तो वो सस्ता था, हमने वो बुलवा लिया. I sent them. I told them to send the main link. उन्होंने मुझे अपना गाना भेजा. Main, sorry, they were not singing, but एक
ट्यून थी बड़ी जबरदस्त उनकी, which was happy tune, gypsy music. And वो मैंने ओल्ड सिटी में एक बैंड था, ब्रास बैंड, उनको दे दी वो ट्यून। मैंने कहा ये सीख लो। उन्होंने दूसरे दिन मुझे रिंग किया कि सर तैयार हो गई। क्या बात है, क्या मैंने फोन पे सुनी तो उन्होंने कहा रेडी है। मैंने कहा बस ये तुम 7 तारीख को ये बैंड इधर ले आना और अंदर रेडी होना, मैं कार पार्क से तुम्हें रिंग करूंगा, तुम शुरू। तो दे केम ऑन अ वेन्यू, फेस्टिवल चल रहा था, दिस बैंड फ्रॉम रोमानिया लैंडेड। तो कार पार्क से वो ऑफिस की तरफ से और एम्फी थिएटर में एंटर होना था, उन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू कर दी, उनकी ट्यून। क्या बात है। When they came and they saw, they were shocked. It's not a one word here or there. And actually when they met, जब mix हुए तो I couldn't recognize which were the Romanians, because they were all gypsies. It was a gypsy band. The gypsies have this skin color. So I think music, एक और चीज इसी तरह की, एक पपेट थिएटर फेस्टिवल के अंदर वो कोई डेनिश ग्रुप था, तो वो बच्चे डेनिश ग्रुप में बैठ गए, तो उनकी मदर गई, उन्होंने जब बिठाया बच्चों को तो शी रियलाइज कि ये तो डेनिश में चल रहा है। तो दे केम, she came out and she approached us on the reception. And उस्मान भी बैठे हुए थे, मैं भी था। प्लीज हमें किसी पाकिस्तानी शो का टिकट लेते हैं, ये तो उसमें डेनिश लैंग्वेज में। तो जब हम वापस गए उन बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए कि मैं इनको दूसरे थिएटर में ले, वो बहुत थिएटर्स चल रहे होते थे हमारे, तो किड्स they never wanted to move। तब तक वापस जब हम गए वो कनेक्ट हो चुके। क्या बात है, क्या बात है। It was they caught that story, and the language मैंने देखी है कि न लैंग्वेज न थिएटर में न म्यूजिक में मैटर नहीं करती। नहीं मैटर। परफॉर्मेंस, द एक्सप्रेशन इज द लैंग्वेज। Expression is the language. It's how you feel. There's so many songs, world music. I love world music. I've got huge collection, but मुझे तो आदों का पता ही नहीं, but they move your body. So it's the rhythm, and it's वो आपकी spirit को excite करती है चीज। Very well. Alright, so अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जर्नी सादान पीरज़ादा साहब का रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप को लेकर, उसके चैलेंजेस क्या आए और परफॉर्मिंग आर्ट्स का हमारे वेलबींग से क्या ताल्लुक है। नाउ माय क्वेश्चन सर इज कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सेक्टर कह लें, इस प्लेटफॉर्म कह लें, क्या रोल रहा है आप हजरात के साथ एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड व्हाट वाज इट दैट वाज मिसिंग थ्रू आउट दिस जर्नी? इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है रिकग्निशन। एक इंडस्ट्री है, उसको एक उसमें से मैं चीज़ बताता हूँ आपको। कराची की बात आपको बताता हूँ, वो इधर भी है, पूरे पाकिस्तान में वो एक ही चीज़ है, लेकिन कराची में मेरा काम शुरू मैंने काम कराची से किया, तो बात कराची की करते हैं। जब भी हम शो अपना प्लान करते थे, तो जो सबसे हमारी ज़्यादा एनर्जी, जो सबसे जिससे हमें डर भी लगता था कि कैंसिल ना हो जाए, जिससे हमें सबसे ज़्यादा अननेसेसरी टाइम जो हमारा ज़ाया होता था, वो था NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो जब हम शो करते थे तो हम फैज़ान और मेरे में हम डिवाइड कर लेते थे, क्योंकि हमें पूरा पूरा दिन DC ऑफिस में बैठना पड़ता था, एंड समटाइम्स इट यूज्ड टू इवन टेक 5 days फॉर द होल डे जस्ट टू गेट वन NOC इशू। बैठे हुए हैं कतार के अंदर, और वो सारे NOC के लिए आए हुए? नहीं, वो डिफरेंट, वो तो बड़ा हाउस होता है ना, वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और चीज़ें, तो कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं थी उसमें? नहीं, वो तो प्राइवेटाइज में कुछ नहीं होता, प्रायोरिटाइजेशन नहीं, कोई भी प्रायोरिटी नहीं थी ना, वो तो यू राइट। वहाँ से वो मार्क होती थी, तो उसकी एक जर्नी होती थी एप्लीकेशन की, वो जाती थी SSP सिटी, DIG सिक्योरिटीज़,
स्पेशल ब्रांच घूमती फिरती उस इलाके के थाने में आ जाती थी और थानेदार फिर 5 दिन नहीं मिलता था, और उस थानेदार को ढूंढने के लिए एसएचओ को फिर एक वो नीचे चौकी इंचार्ज के पास चली जाती थी। तो एक एग्जाम्पल मैं उसमें दे रहा हूँ कि एक प्ले था हमारा लॉर्ड बायरन का, तो उसने कहा कि ये इसका वो उर्दू में तर्जमा लेके आए ड्रामे का। देखा ये तो बाहर का काम है, ब्रिटेन से प्रोडक्शन, ब्रिटेन क्या होता है अब चौकी इंचार्ज को क्या। सो सर्कल उसका ये, तो 15 से 20 दिन में एनओसी मिलती थी, और उसके बाद जब जिस दिन हमें एनओसी मिलती थी वो सेलिब्रेशन नाइट होती थी, नॉट द शो। तो वो आज भी वही है, इवन टुडे द एनओसी इज लाइक दैट। मेरा तो एक अलग है कि मैं डीसी साहब के पास चला जाता हूँ या रिंग कर दूंगा, लेकिन बिलीव मी मेरे 3 इवेंट्स कैंसिल हुए हुए। ये एक सूफी फेस्टिवल प्रॉब्लम में आ गया था, एक जगह पूरी उस एप्लीकेशन के पीछे मैं फॉलो कर रहा था, टॉकिंग विद 3 years बैक। तो एक तो ये हटनी, ये वो व्हाई एंड वो व्हाट ऑब्जेक्शन डू दे हैव फॉर आर्ट्स, व्हाई डू वी हैव टू, आवर इंडस्ट्री नीड्स एन एनओसी फॉर व्हाट। एक फैक्ट्री है वो रोज एनओसी लेगी, फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाएगी। क्या किसी रेस्टोरेंट को रोज एनओसी चाहिए? व्हाई टू द आर्ट्स? आप कोई चीज नहीं कर सकते जब तक आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर इज नो। them now. तो and financial aid नहीं है, पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी हैज टू बी देयर कि उसमें डिफाइंड होना चाहिए। सर सबसे बढ़कर तो ये कि अगर आपको एनओसी के ऊपर, जिस तरह आप बता रहे हैं, एनओसी सेलिब्रेट किया जाता है आज भी तो कोई क्यों ही ये काम करेगा? वो कहेगा भाई पता ही नहीं शो होना भी है नहीं होना, मैं सारी मेहनत कर लूं, एनओसी ना मिले। ये तो एक इतना बड़ा, इट्स अ चैलेंज, एंड ये बहुत दांत मिलती है जिस दिन मिलती है ये एनओसी। और ये इंडस्ट्री के ना होने की वजह से, या क्या कोई यूनियन भी नहीं बन पाई जो यूनियन ये बना सके? देखिए यूनियंस बाद में बनती हैं जी, ठीक है। जिस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट हो, जिस इंडस्ट्री को एक दर्जा दें, एक्नॉलेज करें। आर्ट्स काउंसिल एक जिस तरह बॉडी है वो एक इदारा है जी, इस तरह पूरे आर्ट्स को एक आर्ट्स काउंसिल तो एंटरप्रेन्योर नहीं, इट इज अ फंडिंग एजेंसी। आर्ट्स काउंसिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टू फैसिलिटेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स। वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता, ठीक है, फैसिलिटेटर का रोल होता है। वो फैसिलिटेटर का रोल होता है, क्योंकि जो लेट्स से जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 200 और लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो उन लोगों में जाना चाहिए वो पैसा, रादर देन कि वो एक जगह में एक वक्त में एक एंटरप्रेन्योर 10-20 साल वो रहेगा फिर एक हटेगा। दैट मीन्स वो आप जो काफी सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रास्ता रोक रहे हैं। ये तो एक बड़ा इसको मैं करप्शन कह सकता हूँ। आई डोंट नो क्या है ये। यानी कि एक अगर सरकारी आर्ट काउंसिल बनी, इस तरह हमने देखा आर्ट काउंसिल के चेयरमैन सरकार अपॉइंट करती है। आपकी बात से ये मुझे समझ आ रहा है कि आर्ट काउंसिल की जो भी टीम होती है उनके अपने ही सिस्टम्स और एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो कोई भी फेस्टिवल करेंगे तो वो अपने सिस्टम्स को इंगेज करेंगे, बजाय इसके कि कोई बाहर से आकर उसमें हिस्सा ले और उसमें कोई बेनिफिट ले। तो ये तो एक करप्शन है, यानी कि आप एक सीट पे बैठे हैं और आप उससे जो फायदा मिल सकता है वो आप अपने पास ही रख रहे हैं। दैट्स अ करप्शन, इजंट इट? You know, it's suppression, suppress करना, राइट्स लेने, और एक ऐसी चीज़ आप नहीं, और उसकी अगर उसका गैजेट भी पढ़ें आप या उसकी बाय लॉज भी देखें,
आर्ट्स काउंसिल्स के, दिस मनी हैज़ टू बी गिवन टू द आर्टिस्ट्स एब्सोल्युटली। एंड द होल सिस्टम वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब पॉलिसी बनेगी, फिर पॉलिसी में 3-4 पॉलिसीज मैंने पढ़ी हैं। ओके। एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि पॉलिसी बन रही है, तो वो काफ़ी लोगों ने उस पर काम किया हुआ है, कुछ पुरानी है कुछ नई है। अब मैंने तो जाना ही छोड़ दिया, कई जगह बुलाते हैं तो आई डोंट गो। मैं गाइड भी किया उनको, कई लोगों को। एक पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारी जगह से वेट होके आ गई है और सिर्फ आज रात का दिन है, आप देख लें इसको। हमारी फैमिली में आई, हमारी कंपनी को भेजी गई। तो जब हमने उसमें चीज़ें देखी, उसको हमने स्पॉट आउट किया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं थी उसके अंदर। लेकिन ऑब्वियसली वो जब उसमें इनबेड अगर ना भी हुई किसी किस्म की पॉलिसी, कुछ तो चले ना। पता नहीं, वो हर गवर्नमेंट का एक चैलेंज होता है कि जाते जाते पॉलिसी बनाने। तो वो जिस पॉलिसी के फाइनलाइज होने में एक रात थी, वो रातें कितनी गुजर चुकी हैं अब तक? वो पता नहीं कितनी रातें, बरसों गुजर गए। सर ये जब पॉलिसी बन जाएगी, पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड, फिर वो पॉलिसी असेंबली में अप्रूव होगी ना, फिर वो प्रोविंसेस में आएगी, फिर उसके ऊपर अगर उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह चलना है। हम तो आर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें फिर हमारे राइट्स आ जाएंगे। हमें बताएंगे गवर्नमेंट की हमें फंड्स किस तरह मिलेंगे। एज एन आर्टिस्ट और इंडस्ट्री का ना होना, आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एज एन आर्टिस्ट एंड फैक्ट दैट देयर इज नो इंडस्ट्री? क्या चैलेंज है? चैलेंज सबसे बड़ा है कि सारा कुछ कमर्शियल है। ये जब हम कल्चरल सेंटर बना रहे थे, ये एलडीए तोड़ने आ गया था, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, तो बुलडोजर्स खड़े हुए थे बाहर, एंड कि ये जी आप पीर प्लाजा बना रहे हैं। म्यूजियम क्या होता है? कमर्शियल होगा ना, आपका है ना, ये पैसे कमाएंगे ना इसमें से। अब जो ये अप्रोच है, आर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज फंडेड आर्ट्स, एंड पाकिस्तान में तो अब आर्ट्स में जो हमने कर दिया है एज ए फैमिली, हमने आर्ट्स को हमारी रेजिलियंस से हम लगे रहे सारे भाई। रेजिलियंस, लव, पैशन बहुत बड़ी चीज़ थी इसमें, जिसने हमें जोड़ा भी रखा है और हमें इस काम के साथ भी जोड़ा रखा है। इसी के साथ हम जागते हैं, इसी के साथ हम सोते हैं। और आई थिंक it's been more of a war than a performance, but a performance very well done during a war. पीछे भी एक परफॉर्मेंस चल रही होती है। ऐसे मोमेंट्स हैं, वो कभी बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान शुड टेक केयर ऑफ इट्स इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ ब्रेन ड्रेन इन आर्ट्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ से म्यूजिशियंस बेचारे कुछ मर गए, कोई भाग गए। जो बड़ी बड़ी चंद चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अच्छा है, और होनी चाहिए। आई सपोर्ट ऑल ऑफ देम, आई वर्कड विद ऑल ऑफ देम, दे आर ऑल वेरी क्लोज एंटरप्रेन्योर्स टू अस, एंड आई थिंक यहाँ तो रोज़ होना चाहिए कुछ। इतनी कमी हो गई है कि यहाँ पे रोज़ होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि टूरिज्म, हम बात कर रहे थे अभी पहले कि पाकिस्तान में लैक ऑफ टूरिज्म है, और जो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है वो टुवर्ड्स दी अप नॉर्थ हुआ है, और वो एक नेचुरल ब्यूटी को जब दुनिया का सफ़र करने वाला कोई भी शख्स देखने आता है तो वो डेवलप करता है। लेकिन आपने दुनिया भर फिरी है और आपने दुनिया में टूरिज्म किया है। What exactly are the components of the tourism and where do we lack therein? You know, the thing is कि जो सारा टूरिज्म, I'm not I won't give a lecture on this, but we connect to tourism. Yeah. Because we are in arts, performing arts, and performing arts is part of tourism. Absolutely. बिकॉज अगर आप वेस्ट में भी देख लें,
सारा टूरिज्म कोई वो 7,000 फेस्टिवल्स हैं यूरोप में। यूरोप के 7,000 7,000 फेस्टिवल्स जो एनुअली होते हैं हो रहे हैं एनुअली, पूरा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, एंड यू नेम इट, it's a festival. And what is that for? Tourism. आप टूरिज्म किस तरह करेंगे? आप अगर आप एक मेला करा दें साल में 2 दिन का, तो उससे टूरिज्म तो नहीं होगा। हाँ, ब्यूटी बहुत ज्यादा है, हमारा इंटरनल टूरिज्म ही नहीं है। हम अंदर ही इतना नहीं फिर सकते, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन होल थिंग इज टूरिस्ट आएगा क्यों? हम सारा कल्चर उनको दिखाएंगे तो वो आएगा। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की उसमें और ज्यादा होना चाहिए। कल्चरल टूरिज्म एक सिटी के अंदर भी ज्यादा। एक सिटी इज नॉट जस्ट कि वो एक अंदरून शहर के अंदर ही होना चाहिए। कितना बड़ा लाहौर है, इस सारे लाहौर को सपोर्ट करना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को। और एक एंड साइड है उधर पूरी, मुल्तान रोड की तरफ है एक आपकी, बट it's very less what we are doing. That's why जिस हमारा कल्चरल सेंटर है, how do we why did we create let's say music every 4 days a week to let people know local tourism. इस्लामाबाद से आ रहे हैं, हमारे काफ़ी गेस्ट्स आते हैं सियालकोट से, गुजरांवाले से, स्पेशली पीरूज़ में। But what is Piruz? We are not restaurant people. It's the cultural center. We created this restaurant for the life of the cultural center. कि वो आएंगे, कल्चरल सेंटर में आएंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, फेस्टिवल चल रहा होगा वो देखेंगे, पपेट म्यूजियम में जाएंगे। वो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो पपेट म्यूजियम में शायद ज़िंदगी भर ना आते, वो रेस्टोरेंट के बहाने आ गए। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड आई थिंक कि हमारा इवन कल्चरल सेंटर ने बहुत इम्पैक्ट दिया है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि शौकत खानम से लेके अल्लाहू चौक तक जितनी कैफे, चाय खाना, कवाली, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पीरूज। एब्सोल्युटली। एंड आई फील वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए ये इट्स अ गिफ्ट। अब जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं होगा यू विल नॉट फील गुड। अगर मैं कोई अच्छा शो कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा है तो मुझे उसकी फीलिंग होगी कि ये अच्छा शो किया। बट आई थिंक ये मैंने एक एग्जांपल दी है, हमारे पूरे काम का इम्पैक्ट है, हमारा पैटर्न ऑफ वर्क आप देख लें, जिसमें द वे वी प्रेजेंट, जिस तरह हमने सूफीज़म को प्रेजेंट किया है, मज़ारों के आर्टिस्ट्स को हम अपनी मेन स्ट्रीम स्टेजेस पे लाए, वो हमारी ट्रेडिशन है। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप की ट्रेडिशन से वो आए हैं। और वो एक पेटेंट स्टाइल है हमारा। बट वो उसकी देखें अब सारी जगह उसको वही आर्टिस्ट यू नो दे परफॉर्मिंग एंड इट्स ब्रिलियंट। एंड हैविंग म्यूजिक इन कैफेज टू ब्रिंग इट बैक वाज वन इम्पैक्ट। वी वर गोइंग बैक ऑन, जिस तरह कराची में दे वर जो हमारे बैंड्स थे वहाँ पे, अमेजिंग बैंड्स, आई यूज्ड टू सी देम, you know, when we were young and we were in Karachi, we just started work, और वहाँ पे I think 30 discotheques थे। wow. वो जब पूरी इंडस्ट्री को बैन किया, वो सारा म्यूजिक खत्म हो गया। वो कोई कनाडा बेचारे चले गए, कोई कहीं और चले गए, कुछ 1-2 वापस आ गए हैं या व्हाटएवर। बट वो पूरा एक म्यूजिक का एक era था। That was an old music era. And वो all were singing the top labels. Right. And you could not make out कि ये एल्टन जॉन गा रहा है या ये
फ्रैंक सिनेट्रा गा रहे हैं, डिट्टो, ब्यूटीफुल म्यूजिशियंस। वो हमने पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दी। हमने बसंत को सोचा नहीं कि दो गुड़ियां अगर गले से लगती हैं तो किस तरह उस, हमने ये नहीं देखा उस दौर को खत्म करें, हमने वो इंडस्ट्री खत्म कर दी। हमने ड्रामे की एकेडमीज नहीं बनाई, हमने आर्ट्स काउंसिल्स के थ्रू ड्रामे को नहीं ठीक किया। जो वो नाच गाना शुरू हो गया, वो ट्रेंड नहीं थे लोग, यहाँ पे कैबरेज नहीं थे, तो हमने उनके ड्रामे भी बंद कर दिए। हम जाके उनको सिखाएं तो सही करना क्या है। हमने करने वाले काम नहीं किए, हमने बंद करने वाले सारे काम ये भी बंद कर दें, बसंत भी बंद कर दें, इनको भी बंद कर दें। This is quite fascinating for me कि इस इतने चैलेंजिंग दौर से आप पूरी फैमिली को लेकर और किस तरह इस पूरे सिस्टम को लेकर चलते आ रहे हैं। It's very difficult to make money in arts, Yeah. क्योंकि हमारा मॉडल, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ किसी को हर्ट करने के लिए। ये इंडस्ट्री भी जानती है, दे रिस्पेक्ट दैट। हमारी फैमिली से सारी इंडस्ट्री विल एग्री। हम 365 days डिपेंड ऑन दिस आर्ट्स। 365, जिस तरह म्यूजिशियन है उसने कमाना ही उधर से, हमने भी उधर से ही कमाना। हम कोई 3 दिन के फेस्टिवल के लिए नहीं बैठे, हमें 365 days काम करना टू सर्वाइव एज रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप को दे हैव टू अंडरस्टैंड। और गवर्नमेंट की हॉस्टिलिटी बहुत है हमारे खिलाफ। वो But you're not competing with the government. What is wrong with when that? you're too big, Okay. it's a threat. Okay. When you are best, you are a threat. When you're a lion, they're scared. Right. मुझे सर ये बताइए, where is Rafi Peer Theatre Workshop standing today as we speak? We're going with the wind. Okay. I think it's we're doing a lot of work in on grassroots. Okay. It's been almost since 3 years. Every year we are doing about 150 shows in Punjab, in very, very small towns like Bakhar, Laya, and we are doing stretches of 2 months. And this is one. We are doing a lot of work during the COVID. The company didn't fire anybody. We were working in that complex alone. We started archiving everything. Yeah. We archived everything. Then we opened a chapter of digital. We put everything in place. Okay. उसको archive किया digital को. But it's a long process to reach there. And उसके साथ we are planning के जो सबसे बड़ा इस वक्त एफर्ट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और ये कल्चरल सेंटर किस तरह चलेगा। ये एक एक्सपेंस है। जिस मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री वाली कल्चरल बॉडी को आ रही हो, बिल्स आ 8 लाख 12 लाख, अभी 12 लाख का बिल आया हुआ था बिजली का, कल्चरल सेंटर का। We are very happy. We're happy till the cultural center is there. Okay. With the help of God Almighty, I have a very interesting plan. Tell us about that. Which is out of my experience of 50 years. I feel there should be everyday performance. Yeah. I'm making a space and there'll be performances every day. आपने मंडे को आना है, मंडे को आ जाए, हमने सैटरडे को जाना है, सैटरडे को जाए. क्या बात है. So it's a space that I'm building with 6 theaters and a music stage with craft bazaar and with an art gallery, puppet museum, and games for children, and lots of indigenous food, and a lot of storytellers. Wow. And stand-up comedians. Excellent. I'm even planning to
open different sections where we can start teaching. Okay. And one is circus. I'm very interested in that. I used to do circus also. Okay. I've performed as a clown also myself. Right. Right. And I've done 7 circuses. And but I want to teach. And उसके अंदर से थिएटर में हम वो बच्चे लाएंगे क्योंकि वो सर्कस वाले आई रियली लाइक नॉट दैट इट नीड्स ग्रेट फंडिंग बट इस तरह की चीज़ें जो हमारी यंग जनरेशन के पास कुछ नहीं है बच्चों के पास एक मेरा एक एग्जांपल मैं देता हूँ मैं शॉक्ड मैं कितने दिन सोचता रहा था नॉर्वे में वो एक नॉर्वेजियन डेलीगेशन आई हुई थी उनमें से एक जब मैं मेले पे गया तो वो जो ऑस्लो मेला था तो वो कार्ड मैंने निकाला एंड आई रैंक दिस गाय उसने कहा मैं इवनिंग में मेले पे आ रहा हूँ आई मीट यू सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड रिट्स कॉन्सेप्टना तो वो उन्होंने कहा कि कल आपको मैं अपनी वर्क प्लेस दिखाता हूँ तो वी वेंट एंड इट वाज लाइक अ होटल इट वाज अबाउट 10 stories तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि वो म्यूजिशियन है वो और ये कह रहा है मेरी वर्क प्लेस है एंड मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और वो बाहर उनका वो लोगो लगा हुआ था एंड बिफोर ही टुक मी अराउंड ही एक्सप्लेन्ड मी व्हाट दिस वाज इट वाज माइंड बॉगलिंग ही सेड दैट देयर आर 150 rooms here. They're jamming rooms. Music jamming rooms. 150 jamming rooms. And I could see not more than 10 because, and they were proper jamming rooms. And then he said that we do almost 600 concerts. We bring like people from Africa, the native nationals, you know, Red Indians, people from gypsy music, Indians. Where do you do this? He said, schools. They go into schools. And that, because I work in schools, I worked all my life for kids and youth. And then I was shocked. I said, oh, you know. So this is what countries are thinking. About preserving About giving something to the kids. अब वो African वो एक डांस था वो उसकी रिहर्सल हो रही थी वो एनर्जी डांस था and this guy was dancing on drums and I saw that and he told me that this experience has to go to that kid. So they're sharing your experience. So tomorrow that kid respects. Then that's why that country, the message came to me that they wanted to help 50,000 Pakistanis living there. कि इनका culture क्या है? क्या बात है? We must bring. क्या बात है? So this is where the focus is. और एक मैं आपको respect की बात बताऊं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या कल्चर या टूरिज्म में आती हैं चीज़ें एक दिन मंडे का दिन था बिल्कुल रश कम था तो कुछ लोग बैठे हुए थे हमारे कैफ़े में तो मुझे किसी ने रिंग किया कि ये 2 घंटे से 1 घंटा म्यूज़ियम में ही रहे हैं सिर्फ फिर वो बाहर आए हैं फिर तो मैं को मिल ले आके मैं पहुंच गया मिलने तो जब मैं एंटर हुआ उनको थोड़ा सा पता चल गया यही होगा he's the guy. Right. You know, I met them. So they were from Qatar. Okay. And they invited me there. I went there, and I went to their organization, and काफी ideas were discussed हुए. But they were looking for people, entrepreneurs, and who know. मैंने कहा मैं बना देता हूँ नो वी नीड पीपल लाइक यू वी नीड यू यू नो Respect it. रिस्पेक्ट है सो दे
हम रियलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान में कौन कौन बैठा हुआ है। तो हमारी तो इंडस्ट्री खैर एक डिफरेंट चीज़ है, इट्स नॉट फैब्रिक और मोटर पार्ट्स और व्हाटएवर। तो जितने भी हम थोड़े से लोग हैं 5 उंगलियों पे या 10 उंगलियों पे, वो सारे आई रियली रिस्पेक्ट देम एंड गिव देम फुल क्रेडिट एंड आई थिंक के गवर्नमेंट शुड नाउ प्ले अ रोल। काफ़ी चीज़ें सिर्फ आर्ट्स काउंसिल को फंड करके आर्ट्स काउंसिल चलाना इज़ नॉट द थिंग। इस पूरी पाकिस्तान में आर्टिस्टों को चलाना बात है। Alright, so that brings us to the end of this episode. सादान साहब से हमने जितना जर्नी सुना है उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चुभने वाली हैं, और इस तरह से चुभने वाली हैं कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा ख़जाना हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन हमारी सरकार या हमारे कर्ता धर्ताज उसको ना अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना इनकरेज कर रहे हैं। खुशाइंद बात यह है कि एनर्जी जो इन हजरात में है या जो इन इंस्टीट्यूशंस में है वो आज तक 50 सालों के बाद भी उसको लेकर चल रहे हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि हम जैसे लोग या हमारी अगली आने वाली जनरेशन्स इनके काम को देख पा रही हैं, बिकॉज इन्हीं लोगों ने उसको डिजिटाइज भी कर दिया है। अब करने वाली बात यह है कि हमने अपने माहौल में वो गुंजाइश पैदा करनी है कि हम आर्ट्स को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को अपनी मेन स्ट्रीम में ला सकें। बच्चों को मोबाइल से, टीवी से बाहर निकाल के थिएटर्स में लेकर जाएं। हम जाएंगे, हम डिमांड करेंगे तो ये हजरात उसको परफॉर्मेंस पे लाएंगे, लेकिन अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो ये भी नहीं लाएंगे। सो इट्स अ सिचुएशन दैट वी बोथ हैव टू मैनेज। विद दैट सर, थैंक यू सो मच। द प्लेजर हैज ऑल बीन आवर्स। आज का ये वक्त काफ़ी नहीं है, आपके साथ बैठे रहो सारा दिन, सारी रात बैठे रहो। आपके पास इतनी जो स्टोरीज हैं, ख़जाने हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा भी दावत दूं किसी और नहज पे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस सर? I would say that we should be hopeful, and we are responsible what we are doing, and we need a lot of love. Yeah, absolutely. And ये जो presence है हमारी audience की, इसकी वजह से हम जिंदा हैं. We have great audience, they love us, and I think that's a big blessing. So I think love your country. That's very important. We have to save the arts and move on. Thank you so much. And thank you so much for tuning in. Till then, Allah Hafiz.